अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स का यूज करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करना है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के अराउंड, चार्ज के चारों ओर का ऐसा फील्ड, ऐसा रीजन जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज जब रखा जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है ना? टेस्ट चार्ज रहता है। जैसे वो टेस्ट चार्ज क्या है मैं आपको बताऊंगा, और सोर्स चार्ज भी क्या होता है, सोर्स चार्ज। तो ये होता क्या है, इसे हम लोग कैसे कह रहे हैं कि ये चार्ज के चारों ओर का ऐसा रीजन मीन्स वॉल्यूम होता है। किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा फील्ड, ऐसा रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो इसमें फोर्स अप्लाई होगा। स्वाभाविक है। कूलम्ब्स लॉ क्या बताया आपको? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या शो करता है? दो चार्ज के बीच अप्लाइड फोर्स को शो करता है। दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को शो करता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। वो तो हम जानते हैं हम लोग। तो इसका यूज करना है। इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा फील्ड। मान लीजिए कि कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, इसके चारों ओर का कोई रीजन शो करना है। इसका रीजन मीन्स क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इसके चारों ओर का ऐसा रीजन, देखिए मैं कैसे रीजन को शो कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। ये ठीक ना? ऐसा फिगर बनने से क्या फील कर रहे हैं आप लोग? क्या लगता है? यहाँ पे तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों है ना, यहाँ तो वॉल्यूम है। तो चार्ज के चारों ओर का ऐसा वॉल्यूम, ऐसा रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे लिखता है पॉजिटिव चार्ज। इसको सोर्स चार्ज बोला जाता है, सोर्स चार्ज। इसके पास इस फील्ड में, इस रीजन में, इतने रेंज में कोई भी टेस्ट चार्ज जब रखिएगा, कोई भी चार्ज, टेस्ट चार्ज को जब हम रखेंगे, स्मॉल चार्ज को रखेंगे, वेरी स्मॉल चार्ज को रखेंगे, यूनिट चार्ज को रखेंगे, यूनिट एक कूलम्ब चार्ज को अगर हम रखेंगे तो क्या होगा? उसमें फोर्स अप्लाई होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम चार्ज को रखते हैं, यहाँ पे वो चार्ज है कौन सा? टेस्ट चार्ज है। तो इसका सिंबल होता है Q0। इसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। जब हम किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के अनुसार। दो चार्जेस के बीच तो फोर्स अप्लाई होता ही है। इलेक्ट्रिक फोर्स में आपने पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स अप्लाई होता है। ऑलरेडी यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज क्या शो करता है? इसके अराउंड जो रीजन है, इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है, उसमें कोई टेस्ट चार्ज रखने पे उस पर फोर्स अप्लाई होता है। स्वाभाविक। तो ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करता है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव लिया गया। तो ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा किस डायरेक्शन में? इधर की ओर, अलोंग द लाइन जो है फोर्स अप्लाई करता है, इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर फोर्स अप्लाई होगा। देखिए अगर इसी टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ रखूंगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। इस पे रखूंगा, इधर फोर्स अप्लाई होगा, इधर की ओर फोर्स अप्लाई होता है। इस पूरे रीजन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। समझ के बाद? तो टेस्ट चार्ज से ही आइडिया लगाया जाता है कि कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां तक टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से हटा कर यहां रखूंगा तो क्या इस पे फोर्स अप्लाई होगा? नहीं होगा। यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी क्योंकि इसके रेंज से बाहर, आउट ऑफ रेंज टेस्ट चार्ज जब हम रखेंगे तो वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो है। जहां फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सोर्स चार्ज फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो। तो इसे हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स से डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स से डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को।
फिर से मैं एक बार और समझाता हूं, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? किसी सोर्स चार्ज के या कोई चार्ज के चारों ओर का ऐसा रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब आपसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिफाइन करते हैं, तो फोर्स से डिफाइन करते हैं। फोर्स नहीं हो इसके बिना इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, फोर्स से ही तो डिफाइन हो रहा है। इसमें एक रीजन फिक्स हो गया है, रीजन कितने रेंज तक में इस पे फोर्स अप्लाई होगा, ये सब टोटल आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? एक सोर्स चार्ज का होना जरूरी है। सोर्स चार्ज कौन है इसमें? ये इस चार्ज को क्या कहेंगे हम? इस चार्ज को कहा जाएगा सोर्स चार्ज। देखिए इसे कहा जाएगा सोर्स चार्ज। और ये चार्ज कौन सा है? इस चार्ज को क्या कहिएगा? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसे कहा जाएगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है और ये वेरी स्मॉल होता है, इट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी कितना? यूनिट कूलम, लाइक यूनिट कूलम। यूनिट कूलम होता है, इसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। ठीक, और इसे हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पे इसको डिफाइन किया गया है। और यही बात है इसमें क्या? इट इज अगेन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। टेस्ट चार्ज में क्या क्या होता है? वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है और वो पॉजिटिव पे डिफाइन होता है, टेस्ट चार्ज हुआ। और ये तो सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज का ये चारों ओर का ऐसा रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज जब जाता है तो उसमें फोर्स अप्लाई होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिफाइन कर रहे हैं? फोर्स से। तब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना? चलिए इसे डिफाइन करेंगे। लिखिए इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, द रीजन means volume, the region around source charge in which a test charge experiences force, that region is called electric field. Okay, that region is called इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इससे अफेक्टेड होता है। टेस्ट चार्ज इज अफेक्टेड बाय या इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सोर्स चार्ज। ये भी लिख देंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज से इफेक्टेड हो रहा है ना, तो इसमें हम एक और भी लाइन लिख देंगे, टेस्ट चार्ज इज इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्टेड बाय सोर्स चार्ज। अफेक्टेड बाय सोर्स चार्ज, यही बात होती है, इससे अफेक्टेड हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज, यहाँ पे सोर्स चार्ज है, प्लस चार्ज लिया गया और इसके रेंज से यहाँ पे
यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, तीनों टेस्ट चार्ज है, इससे इफेक्टेड फोर्स पे इस पे अप्लाई होगा, तो इधर की ओर इस पे फोर्स अप्लाई होगा, इसे वेक्टर एफ फोर्स अप्लाई होगा टेस्ट चार्ज पे। ये टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो ये इधर की ओर इस पे फोर्स अप्लाई होता है, इधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होता है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी माना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर फोर्स अप्लाई होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, ठीक ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तब, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज रख दूं तो क्या होगा? तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा अंदर की ओर, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इसे कहना होगा कि ये कैसा होगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। फील्ड का डायरेक्शन किधर माना जाता है? जिधर में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स अप्लाई होता है वो फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। लेकिन वहां पे टेस्ट चार्ज में अगर निगेटिव टेस्ट चार्ज हो तब क्या कीजिएगा? तो फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, होगा ना। फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। आप कहिए सर फोर्स कितना लगता है, ये भी बताइए मुझे। बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए, पता चल जाएगा वो क्या होता है। तो ये बातें है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बातों को और भी लिखेंगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। बता दीजिए, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा टेस्ट चार्ज को क्या लेना है? ये जो सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज के चारों ओर कहीं भी आप टेस्ट चार्ज को रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिएगा टेस्ट चार्ज को, तो इसमें फोर्स अप्लाई होगा ही, ठीक है। और जब हम इसको क्या होगा? इसके बीच में डिस्टेंस इतना है, इसके डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, इससे आगे अगर डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो फोर्स तो कम होगा ना, फोर्स तो घटता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा। लेकिन वो फोर्स घटते घटते कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी पे जाकर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यहां से ये फोर्स को जब अप्लाई किए तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स कम होगा ना, फोर्स घटता जाएगा। एक स्पेस है, स्पेस है ना, पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये कहां तक? इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी अनंत पॉइंट तक जाएगा, पोजीशन तक। वहां पे जाकर फिर फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जहां पे भी फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स लगना बंद हो जाता है, वहां पे समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? जीरो है। तो कहां पे होता है जीरो? जहां पे इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है, ठीक ना। इससे दूर ले जाइएगा तो घटेगा फोर्स, और इसके पास ले जाइएगा तो फोर्स बढ़ेगा। कूलम्ब्स लॉ में पढ़ लिए है ना कि डिस्टेंस पे फोर्स डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई होता है, डिस्टेंस के अनुसार फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और डिस्टेंस को कम कीजिएगा, डिक्रीज कीजिएगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। वही बात है यहाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स हम पढ़ चुके हैं, वही तो काम हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं हो रहा। सिर्फ यहाँ पे रीजन, एक स्पेस आ गया है, स्पेस एक रीजन, सोर्स चार्ज के चारों ओर का ऐसा रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज जब आप रखिएगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। उसका दो प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है टेस्ट चार्ज का? ये या तो वो पॉजिटिव होता है, और दूसरा फिर वो क्या होता है? यूनिट कूलम्ब होता है, यूनिट होता है, वेरी स्मॉल चार्ज लिया जाता है वहां तो टेस्ट करने के लिए दिया गया है। तो जहां तक उस पर फोर्स अप्लाई होगा, उस पूरे रीजन को, उस पूरे फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। अगर समझ में? लेकिन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स तो बाहर की ओर अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका मतलब बाहर की ओर होता है, बिल्कुल वही होगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज कर दे हम टेस्ट चार्ज को, निगेटिव टेस्ट चार्ज कर दे तो क्या होगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। उसे हम बोलेंगे कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगा। फील्ड के डायरेक्शन किसको माना गया? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। ठीक, तो आइए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है? मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है?
क्योंकि ये फोर्स से डिफाइन हो रहा है, फोर्स से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, और फोर्स से जो डिफाइन कर रहे हैं तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? इसका इंटीजर थोड़ी ना होता है, जितना रेंज रहेगा उतना ही तक। तो जैसे एक और ग्रेविटेशन अंदर ही में ग्रेविटेशन, ठीक है। देखो फोर्स होता है, यहाँ से एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जब तक आएगा उस पर फोर्स लगता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और जहां पे फोर्स लगना बंद होगा वहां समझ जाएगा कि इंफिनिटी पॉइंट है, अनंत पे ही फोर्स लगना जीरो हो जाता है। ठीक, चाहे वो जहां तक लगे, ठीक है ना। तो वही बात कहना है कि ये जो फोर्स है वो डिक्रीज करता जाएगा, एक जब इंफिनिटी आएगा तो वहां पे जीरो हो जाएगा। तो वही कहना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है कहां तक, जीरो से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता है, और इन्फिनिटी से जीरो तक में जीरो से इन्फिनिटी तक में डिक्रीज करता है, और इन्फिनिटी से जीरो पे आने पे डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता था। तो यही बात है कि देखिए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज it is defined by electric force, and force is vector quantity। force क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिफाइन किया हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक पॉइंट आउट कर रहे हैं। एरो देकर जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये पॉइंट आउट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो इस डायरेक्शन इज ऑलवेज along the direction of force, the direction of force on positive test charge, positive test charge। इस पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स अप्लाई होता है उधर ही इसका डायरेक्शन समझा जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर की ओर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। अगर वहां टेस्ट चार्ज निगेटिव हो तब क्या होगा? तो फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माना जाएगा। कहा जाएगा कि निगेटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, है ना। तो क्या फोर्स किधर लगेगा उस टेस्ट चार्ज पे? तो बोलेंगे वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। यानी फील्ड के लिए ये फिक्स्ड हो गया कि फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन में ही माना जाता है, सोर्स चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है? इसको इसका डायरेक्शन किधर होगा? टेस्ट चार्ज के लोग होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लोग। तो इसके लिए if test charge is negative, if test charge is negative, then electric force on test charge सचिन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी नाम दिया गया।
वो कैसे मेजर किया जाता है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता होगा टेस्ट चार्ज पे, तो फोर्स क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं हम उसको? तो कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है ना, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ गए? उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहना है। वो कहां पे है? रिमोट को डालो, देखिए उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, है ना। तो कैसे डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स अप्लाई होता है यूनिट टेस्ट चार्ज पे, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहां जो टेस्ट चार्ज आपको रखना है उसका मैग्नीट्यूड कितना। देखिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखिए इसे वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। यूनिट टेस्ट चार्ज पे मैं कह रहा हूं, 1 कूलम्ब चार्ज पे टेस्ट चार्ज हो तो आप क्यू नॉट रखते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 कूलम्ब चार्ज होगा। 1 कूलम्ब चार्ज पे जितना भी फोर्स अप्लाई होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। बस एक लाइन का यही डिफिनेशन। देखिए क्या होता है, ये जो है ना, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए ऐसा जो आपने बनाया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे सोर्स चार्ज है, इसके पास जब आप कोई टेस्ट चार्ज को लाते हैं, टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू नॉट को आपने लाया, ये ना टेस्ट चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अप्लाई होगा, लेकिन ये फोर्स इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में उधर ही होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स अप्लाई होता है उसे ही कहा जाता है। तो ये फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई होगा ना उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज force at per unit test charge in electric field। देखिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, देखिए मैं एक लाइन का डिफिनेशन है, उसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक ना। जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए मान लीजिए कि इस पे एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेट वेक्टर एफ फोर्स इज अप्लाइड on Q naught charge, Q naught test charge, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट होगा। अब देखिए ये फोर्स है और चार्ज है, फोर्स है पर यूनिट चार्ज है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या लिखिएगा? देखिए इट्स ऐसा यूनिट इज, फोर्स का क्या होता है यूनिट? न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब, और न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। कहीं भी आपका इस टाइप से यूनिट लिखा रहे
अब समझ जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ये जो टेस्ट चार्ज है इस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? तो जब हमें ये जब फॉर्मूला हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर एफ ये है, तो हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एफ इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू नॉट ई हो जाएगा, क्यू नॉट ई। तो इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज क्या होगा? तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट वेक्टर ई। देख लीजिए यही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। F इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन वेक्टर ई अप्लाई होता है। वेक्टर ई गिवन हो टेस्ट चार्ज पे 1 होगा और यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स कैलकुलेट करना हो आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज बोलेंगे। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो मान लीजिए कि सोर्स चार्ज इस पॉइंट पे रखा गया, वो एक पॉइंट है जिसपे कोई सोर्स चार्ज को Q को रखा गया। यहां से r डिस्टेंस पर एक Q नॉट इस पॉइंट P पे, एक पॉइंट P है। इस सोर्स चार्ज के कारण हमको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझ तो गए सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो क्या करेंगे हम? सोर्स चार्ज तो ये है, उसके लिए क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। टेस्ट चार्ज को रखेंगे। टेस्ट चार्ज को आप कहां पे रखिएगा? टेस्ट चार्ज से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट। देखिए तो टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज इस पे फोर्स किधर अप्लाई करेगा? इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही माना जाता है। अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? पॉइंट से सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है। ये जब इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? किसने बताया? कूलम्ब ने बताया था। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हम जो चार्ज के बीच फोर्स कैलकुलेट करना जानते हैं उसे अप्लाई करेंगे। पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम डिस्कस करेंगे। क्या ये बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट या एट पॉइंट P
एट पॉइंट पी किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स बराबर कूलम्ब ने क्या बताया, इसमें पढ़े हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम है, इंटू दोनों चार्ज को लिखना है क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा, यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स यही होगा कूलम्ब लॉ से। तो हमें तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। बताइए फोर्स कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट रखेंगे। क्या इस क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल कर दूं मैं, क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख रहे क्या आ गया, ये जो ये टेस्ट चार्ज जो था वो तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब है। 1 कूलम्ब की जगह पे 1 लिख दिया मैंने, वो चार्ज क्यू नॉट जो है वो इसके जगह मैंने 1 लिख दिया, कैंसिल हो गया, ओनली सोर्स चार्ज आ गया। सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फोर्स में 2 चार्ज रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली सोर्स चार्ज रहता है, सोर्स चार्ज होता है, ओनली सोर्स चार्ज रहता है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सिंस k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पढ़े हुए पहले, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बदले में हम इसके बदले k और इसको q अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं, तो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे हम पॉइंट चार्ज के कारण या सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे समझ में, ये हम कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 टाइप से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का 2 टाइप है, बाय कूलम्ब्स लॉ और बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम तो आगे पढ़िएगा, बाय गॉस लॉ तो आगे आएगा, लेकिन अभी तो आपको कूलम्ब के नियम से आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। कूलम्ब लॉ के अनुसार देखिए आप फोर्स अप्लाई किया गया कि नहीं, फोर्स अप्लाई किया गया कूलम्ब लॉ के अनुसार। आ रहा होगा समझ में, तो जरा सा इसमें लैंग्वेज में 1-2 लाइन इसमें इंक्लूड कर दीजिए और इसे नोट कीजिए। ठीक, क्या होगा इसमें, यही होगा, लेट ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at point O, placed at point O, and a test charge plus Q naught is placed at r distance from it, इससे कितने डिस्टेंस पे, इससे r डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। तो हमको इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, समझ गए, बिल्कुल कुछ टफ नहीं है। कूलम्ब लॉ के अनुसार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। यहां जो फॉर्मूला मिला ये क्या है, इसे हम लिख सकते हैं ना, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
It is the formula of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज के कारण है। अभी हम लोगों ने देखा किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का प्रोसेस, है ना, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कर रहे हैं। तो ऐसा तो जब हम पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे चार्जेस के द्वारा भी हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़े थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, वो तो बॉडी पे देखने पे पता चलता है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। जैसा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसा हम वहां पे अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, वहां ये ध्यान देना है। देखिए यहां पे हम लिखेंगे, पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट किया जाता है वो दो लॉ से कैलकुलेट किया जाता है। एक बाय कूलम्ब्स लॉ और दूसरा बाय गॉस लॉ। गॉस में फिर से हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज calculated by two ways दो तरीके से। कौन सा है? पहला है बाय कूलम्ब्स लॉ और दूसरा है बाय गॉस लॉ। ये दोनों होता है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे दो टाइप से कैलकुलेट करते हैं। इसका पहला है क्या, बाय कूलम्ब्स लॉ समझ चुके हैं। अभी जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट का हेडिंग देखिए क्या है। कहना है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के कारण। देखिए हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। देखिए यहां क्या हेडिंग है, जरा ध्यान दीजिए। किसके कारण? इनफाइनाइट होना चाहिए, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर होना चाहिए। इसके कारण अब आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर कर रहा है, हम इसको इनफाइनाइट में शो करना पड़ेगा। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कैसे होगा जानते हैं? डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे, फिर यहां से ऐसे, फिर नीचे भी डॉटेड लाइन हो जाएगा, है ना। ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट को कौन देख सकता है? इनफाइनाइट, ये बोर्ड भी हमारे लिए इनफाइनाइट हो सकता है ना। कब? जब हम इसके नजदीक चले जाएं। इसके नजदीक चले जाएंगे तो क्या ऊपर वाला इंड दिखाई देगा, ऊपर वाला छोर दिखाई देगा? हमको नहीं दिखाई देगा। तो हमको लगेगा कि बोर्ड तो बहुत अनंत ऊंचाई तक है, कुछ पता नहीं चल रहा, उसका छोर इंड पता ही नहीं चल रहा है। तो लेकिन कब हो रहा है? जब हम डिस्टेंस को कम कर दे रहे हैं। ऑब्जर्वर जब नजदीक चला जा रहा है, बिल्कुल उसके पास चला जा रहा है, तो इसको इसका
इनफाइनाइट लेंथ पता चलता है। इस टाइप से इनफाइनाइट माना गया, मतलब ऊपर में कोई अंत नहीं है, कोई इंड ऊपर में और नहीं इसके नीचे में इंड कोई दिख रहा है, तो इनफाइनाइट हो गया। और लॉन्ग होना चाहिए, तो लॉन्ग है, देखिए लंबा है और स्ट्रेट भी है और चार्ज भी है। चार्ज कहा जा रहा है तो हम जिसपे पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, देखिए चार्ज कंडक्टर है, देखिए ऐसे है, ऐसे चार्ज कंडक्टर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है इस पे। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा। इस पॉइंट पे हमको इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो, तो हम क्या करेंगे जानते हैं, यहां से ये कितने डिस्टेंस पे है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस है यहां से आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। इसका एक नियम है, क्या नियम है जानते हैं, एक छोटा सा, आप तो जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण ना, पॉइंट चार्ज के कारण। तो बताइए कंटिन्यूअस चार्ज में पॉइंट चार्ज कहां मिलेगा आपको, छोटा सा पार्ट काट लीजिएगा तो पॉइंट चार्ज मिल जाएगा। चार्ज तो पूरे पार्ट पे है, एक छोटा सा पार्ट काट लीजिए आपको पॉइंट चार्ज मिल जाएगा। तो उस पॉइंट चार्ज के कारण उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लीजिए, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, अभी जो कैलकुलेट किया प्रूव किया गया है, उसको अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको लेकर सारे को छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना होता है, सम होता है, उसी को कहा जाएगा। तब क्या होगा, कंटिन्यूअस से काम निकल जाएगा उसको। लेकिन पहले हमको एलिमेंट काटना पड़ेगा। एलिमेंट कट करने का क्या प्रोसेस है समझ जानते हैं, देखिए एलिमेंट कट करने का क्या रूल है कि देखिए एलिमेंट कट किया जाता है जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बातें होगी, वहां पे एलिमेंट कट किया जाता है। एलिमेंट हम कैसे कट करते हैं, एलिमेंट कट करने का नियम होता है कि इसका मिडिल पार्ट, देखिए यहां मिडिल लाइन यही ना है, मिडिल से यहां से आर डिस्टेंस एल लेंथ हम ऊपर जाएंगे, एल लेंथ ऊपर जाएंगे, यहां से हम लोग एल लेंथ, इसका लेंथ एल लेंथ हम ऊपर गए और यहां से हम इसमें कट कर लिए एक पार्ट, इतना कट कर दिए। इसका लेंथ कितना होगा, ये तो बहुत छोटा लेंथ है ना, तो डीएल लेंथ होगा। यहां पे चार्ज क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। किसी भी स्मॉल चीज को हम कैसे लिखते हैं, जानते हैं ना, स्मॉल को कैसे लिखा जाता है, डी, स्मॉल डी लगा रहता है। स्मॉल डी जहां लग जाता है वहां समझ जाना कि वेरी स्मॉल चीज की बात हो रही है। तो हम इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे होगा, तो यहां से आप इसको मिला दीजिए, यहां से आप इसको मिला दीजिए ऐसे, यहां से क्या हुआ, ये थीटा एंगल, ये एंगल क्या है, थीटा है, थीटा एंगल ऊपर जाकर डी थीटा एंगल कट कर रहा है। ये जो छोटा एंगल है, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, डी थीटा होगा ना। थीटा एंगल ऊपर जाकर डी थीटा एंगल को कट किया गया। अब इस छोटे से पार्ट के कारण हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। इधर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो वो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसे हम लिखेंगे डीई, स्मॉल जब रहता है तो डी लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। अब सवाल है कि इस डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, इस डीएल लेंथ पे चार्ज होगा कितना, ये निकालना है। तो आप तो जानते हैं ना कि जैसे यहां पे ओ लिख देता हूं मैं, ओ पी और एस लिख देता हूं यहां, ओपीएस, ठीक। जैसा ओपीएस की बात हुई, यहां पे हमको चार्ज निकालना है, इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो चार्ज डी क्यू बराबर, ये बताइए मुझे ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, एक रॉड में है,
तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पे हम लैम्डा का अप्लाई करेंगे, लैम्डा यूज करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होगा dq अपॉन dl होगा। स्मॉल एलिमेंट dl है, हमें जो dq निकालना है ना, तो dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा dl हो गया। मिल गया हमें अच्छी तरह से कि चार्ज इस पे कितना होगा, ये हमने पता कर लिया कि चार्ज कितना होगा। अब सवाल है कि इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये डिस्टेंस यहां से, तो ये डिस्टेंस r है। ऐसा एलिमेंट हम नीचे भी कट कर सकते हैं, ठीक। अभी एक बात ध्यान रखिए, एक एलिमेंट हमने ऊपर में कट किया है, अब इसमें हमको थीटा है और ये यहां से ये जो डिस्टेंस है ना, ये निकालना है। तो ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में OPS, इन ट्रायंगल OPS में बताइए tan थीटा इक्वल टू, क्या मैं इसे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन होगा, OS होगा, OS और बेस कौन होगा, OP। OS को क्या लिख सकते हैं, L, और इसको P R लिख सकते हैं ना, यानी tan थीटा इक्वल टू L बाई R। हमें मिला tan थीटा इक्वल टू L बाई R। हमें तो R निकालना है ना, डिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो नहीं, हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम इसके, एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट है इसका एंगल है, अगर हम एंगल को चेंज करेंगे, देख रहे हैं ये अगर एंगल को मैं चेंज करूंगा, एंगल यहां पे है, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये लेंथ ये बढ़ेगा ना, ये छोटा सा पार्ट कैसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे जब हम एंगल बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ऊपर होता जाएगा ना, क्या, और जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो नीचे होता जाएगा। तो यहां पे इसका लेंथ किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो इसको हम किसके रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। ध्यान रखो जरा, इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। एंगल चेंज होने से लेंथ अपने आप चेंज हो जाता है। एंगल जब चेंज होगा, चेंज हो जाएगा ना, और एंगल को कम करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगा। तो इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में ऐसे लिखेंगे। देखो L, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, L बराबर R tan थीटा होगा ना, L बराबर R tan थीटा होगा। अब देखो इसे हम थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे, dl बाई डी थीटा लिखेंगे इक्वल टू डी आर tan थीटा बाई डी थीटा लिखेंगे। क्यों डी थीटा लिखे, समझ में आया, क्योंकि लेंथ थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना, डिफरेंशिएशन की बात आ गई यहां। अब क्या लिखेंगे, तो यहां तो dl बाई डी थीटा रहेगा, dl अपॉन डी थीटा, यहां पे r तो कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं ना वेरी करेगा, ये तो वही रहेगा। तो r बाहर d tan थीटा बाई डी थीटा। अब tan थीटा का क्या होता है, dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू r। tan थीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, d tan थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए ऐसे होगा, ठीक है। अब इसे हम क्या लिखेंगे, तो dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा। हमें तो dl निकालना है ना, dl, तो dl इक्वल टू होगा r सेक स्क्वायर थीटा।
मिल गया कि डीएल क्या होगा, डीएल मिल गया है हमें। अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। डीएल को समझने में कहीं डाउट नहीं है कोई को, समझ रहे हैं सभी लोग। तो यहां पे यहां तक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम एक पॉइंट को समझ जाते हैं तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने को मिलता है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब इस पे रहता है। बोलो इस स्टेप में कहीं भी कोई डाउट हो कोई? डी थीटा यहाँ वाला ना, डी थीटा से इधर गुना हो गया, डी एल बाई डी थीटा है तो जब डी थीटा लिखेंगे लिखना पड़ेगा, समझ गया? ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद वाले स्टेप को मैं लिखता हूं। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया, डीएल इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। डीएल ये छोटा सा लेंथ जो है, लेंथ क्या है, डीएल है, ये डीएल क्या होगा, ये आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। ठीक, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे थीटा को वेरी करा रहे हैं तो लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं, लेंथ वेरी कर रहा है, यानी लेंथ डिपेंड कर रहा है थीटा पे, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ये लेंथ बढ़ेगा ही, अगर हम थीटा को ऐसे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही और घटाएंगे तो घटेगा। तो दो वेरिएबल है यहाँ, लेंथ और थीटा, एंगल पे डिपेंड करता है, क्लियर है? बट इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है ना। तो आइए इसके बाद में हमने चार्ज भी निकाल लिया, चार्ज क्या है, डीएल लेंथ भी हमें मिल चुका है। तो हम बाय कूलॉम्स लॉ से इस पे फोर्स लिखते हैं कि फोर्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा डी फैक्टर इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, यही होगा ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने डी क्यू कैलकुलेट कर चुका है, डी क्यू मिल चुका है, बट मैं आर नहीं कैलकुलेट किया हूं कि आर क्या होगा। ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के को मैं के ही रहने दिया, 1/4 भी लिख सकते हैं आप। तो आर को जरा कैलकुलेट कर लेता हूं। आर के लिए फॉर डिस्टेंस आर को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, अच्छा यहां पे आर है चलिए ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल में ओपीएस, इन ट्रायंगल ओपीएस में जरा सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो इसमें हाइपोटेनस बाय बेस होगा। हाइपोटेनस इसका क्या है, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है यही ना है, हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस इसको हम लिख लेते हैं एसपी, एसपी अपॉन बेस कौन है, यही ना बेस है आर, एसपी अपॉन आर। तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, आर सेक थीटा होगा, आर सेक थीटा। एसपी क्या है, एस और पी के बीच का डिस्टेंस है, एसपी क्या है, एस और पी के बीच का डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, आर सेक थीटा हो जाएगा ये। आइए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, के यहां से के ही रहेगा, डी क्यू कितना आया हुआ है, लैम्डा डीएल अपॉन आर कितना आया है, तो आर सेक थीटा का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब यहां के तो के ही रहेगा, लैम्डा भी वही रहेगा, और डीएल कितना आया हुआ है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यही होगा। देखिए आर से एक आर को मैंने कैंसिल किया और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, क्या होगा ये, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, यही आना इलेक्ट्रिक फील्ड,
डी इज इक्वल टू इतना आया है, हमने डी कैलकुलेट किया, यहाँ डी इधर है। अब हमें तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ना, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना टोटल के कारण। तो क्या करेंगे, सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर देंगे। आपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या किया, इस पूरे रॉड को स्मॉल पार्टिकल में कट कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल में कट कर दिया। उस छोटे पार्टिकल को क्या लिख रहे हैं आप, कितना चार्ज है इस पर, डी क्यू। स्मॉल डी जहां लगता है वो क्या शो करता है, वेरी स्मॉल चेंज ना, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज को शो कर रहा है वो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज को दिखा रहा है वो डी क्यू। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा मिलेगा, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ध्यान रखो। इस ऐसा जो एलिमेंट हम ऊपर कट किए हैं, नीचे भी ऐसा एलिमेंट कट कर सकते हैं ना, क्या नीचे भी ऐसा एलिमेंट कट किया जा सकता है। तो नीचे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ना, होगा कि नहीं, इस चार्ज के कारण इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन इस डी का जो लिखे हैं, इस डी का कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, ये तो आपका इंक्लाइंड में है ना, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें। कैसे रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लंब इधर की ओर एक, और इसके ऐसे परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल कहां फॉर्म करेगा, यहां जब एंगल थीटा है तो यहां ना थीटा एंगल होगा। तो डी का इधर कंपोनेंट क्या लिखेंगे, डी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, डी साइन थीटा होगा। इसी तरह से इस डी का कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इधर का डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। बट रिजल्टेंट कौन देगा, ओनली डी कॉस थीटा देता है, सिर्फ डी कॉस थीटा हमें रिजल्टेंट देगा। तो यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो लिखेंगे ई एक्स वेक्टर, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखना है, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो डी कॉस थीटा लिखेंगे और ऐसा सिंबल देंगे। कहां से कहां तक, रोड कहां से कहां तक है, ये जो स्टेट रोड है, लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर है, ये कहां से कहां तक है ये बताइए मुझे। तो यहाँ पे एंगल देखिए, यहां से थीटा है, थीटा 1 से, इसको मान लीजिए थीटा 1 है, थीटा 1 से लेकर माइनस थीटा 2 तक, ठीक है। ऊपर में कहां तक गया हुआ है, मान लीजिए थीटा 1 तक है, कोई भी इसका इंड तो कहीं ना कहीं होगा ना, नीचे भी कहीं ना कहीं इंड है उसका। तो ऊपर वाले को है ना, हॉरिजॉन्टल से जब ऊपर एंगल बनता है तो पॉजिटिव, और इससे जब नीचे बनता है तो निगेटिव बनता है, निगेटिव एंगल लेते हैं, इसलिए यहां पर एंगल निगेटिव होगा। तो इसका लिमिट कब से कहां से कहां तक लीजिएगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, है ना होगा। तो अब इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जरा देखिए। सारे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट का मतलब क्या, सभी छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देना, जोड़ना है हमको, ऐड करना है, लेकिन कहां से कहां तक जोड़ना है, वही लिमिट लिख दिया गया है। माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक जोड़िए, ऐसा दिया गया। थीटा 1 और थीटा 2 कहां है, यहां से एकदम अपर लिमिट, अपर इंड और लोअर इंड के बीच का एंगल है। आइए यहां पर मैं डी का वैल्यू रख देता हूं, माइनस थीटा 2 और यहां क्या है थीटा 1, थीटा 1, डी क्या आया है, के लैम्डा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा, यही आया है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, इसको जरा, इसमें जो कौन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, सर डी लगा, कौन है वेरिएबल, किसके साथ लगा हुआ, डी, थीटा से वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसमें बाहर आ जाएगा, कौन बाहर आएगा, के लैम्डा अपॉन आर, और अंदर होगा ओनली कॉस थीटा डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक।
तो क्या लिखे के लैम्डा अपॉन आर, इस cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, sin थीटा का तो माइनस cos थीटा होता है और cos थीटा का sin थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा हो गया इसका इंटीग्रेशन, और इसे क्या लिखते हैं माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब इसमें लिमिट रख देंगे के लैम्डा बाई आर, क्या लिखूं मैं साइन इस थीटा 1 को पहले साइन थीटा 1 माइनस होगा और साइन माइनस थीटा 2, यही होगा ना, समझ रहे हैं। फिर अब इसके आगे का क्या लिखिएगा, ये आया तो इसको लिखा जाएगा कि जैसा स्पेस तो नहीं है फिर भी चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे। देखिए कि यहां क्या लिखेंगे हम, देखिए जरा सा थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है, क्या लिखूंगा मैं के लैम्डा अपॉन आर और इधर साइन थीटा 1 और साइन माइनस थीटा 2 का क्या होगा प्लस साइन थीटा 2, यही होगा ना, प्लस साइन थीटा 2 आ गया, यही हो जाता है। साइन थीटा का cos थीटा होता है आपका डिफरेंशिएशन और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है इंटीग्रेशन। cos थीटा का माइनस साइन थीटा जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा होगा, पॉजिटिव होगा, रिवर्स होता है ना। तो ये आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए इसे सभी लोग, इसमें जरा सबसे पहले लिख दीजिएगा एट फर्स्ट वी कट, एट फर्स्ट वी कट एन स्मॉल एलिमेंट dl to reach L length up L length ऊपर पहुंचकर हम इसमें से dl एलिमेंट कट कर लेते हैं, dl एलिमेंट कट करते हैं। यहां पे ये जो रॉड है ये क्या है लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर है। दिस रॉड इज इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक। देखिए सारे स्टेप पे आप लोग ध्यान देंगे, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे आपको कितना इसका एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके एप्लीकेशंस को मैं समझाऊंगा आपको। एप्लीकेशंस को ये तो बेसिक फार्मूला आया है, बेसिक फार्मूला आया है, लेकिन ये कैसे आया है क्या किया गया है इसके प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना बच्चों। वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड को इसका हेल्प मिल सके, कोऑपरेशन मिल सके ना, वो सीखे वो किसी पॉइंट को। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक ना। तो अपने फ्रेंड को भी लाइक कीजिए, अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना। और बच्चों मन से पढ़िए, इस ऐसे ऐसे पॉइंट को जब भी हम पढ़ते हैं, वीडियो जब देखते हैं तो आप उसे कॉपी में नोट किया कीजिए, स्टेप वाइज स्टेप नोट कीजिए। नहीं तो क्या होता है ना
कि अगर आप 4 से 5 लाइन या 10 लाइन आप कंटिन्यू सुनते जाते हैं और उसे नहीं लिखते हैं तो आपके माइंड से आउट होना शुरू हो जाता है, आउट होना शुरू हो जाता है और आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए बच्चों दोनों बात ध्यान रखेंगे, सुनेंगे भी और लिखेंगे भी, सुनेंगे भी लिखेंगे भी। वीडियो में तो आपके साथ बेनिफिट ये भी है कि आप वीडियो जहां पे डाउट हो रहा है वहां पॉज करके 2 बार 3 बार रिपीट करके आप उसे देख सकते हैं ना। तो इस बेनिफिट का लाभ उठाइए और अपने फ्रेंड को भी कोऑपरेट कीजिए, वो सही जगह पे पढ़े। पॉइंट नहीं समझ में आने के कारण ही प्रॉब्लम नहीं बनता है ना। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम आपसे क्यों नहीं बन रहा है, कारण है कंसेप्ट। जब कंसेप्ट आपका लोअर रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनेगा कहां से। इसलिए बच्चों कॉपी भर के सारे स्टूडेंट घर जाते हैं, कॉपी में भरना, लिखने पे कम ध्यान, समझने पे ज्यादा ध्यान लगाइए और जो भी पॉइंट समझाया गया है उसे समझिए। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप से मुझे पूछिए, है ना, कॉल करके पूछिए सर यहाँ पे मुझे डाउट है, मैं कैसे मैं क्या यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ क्या हुआ, है ना। अगर आप ये कंसेप्ट आपका अच्छे कंप्लीट होगा बच्चों तो कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हो। प्रॉब्लम बनेगा उस कंसेप्ट पे बेस में। प्रॉब्लम होता है डाउट है आपका, डाउट रहने पे प्रॉब्लम नहीं बन पाता है। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, टाइम लैप्स नहीं कीजिए। ऑनलाइन पे भी पढ़ाई ऑफलाइन जैसा होता है, ऑफलाइन जैसा। मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ करके मैं लिख रहा हूँ, ऑफलाइन में भी तो ऐसे ही कहते थे ना। बताइए, न साउंड में न ऑडियो प्रॉब्लम है, नहीं यहाँ पे वीडियो प्रॉब्लम है, फिर क्यों, किस बहाने से आप टाइम लैप्स करते जा रहे हो। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। किससे बहाना कर रहे हो तुम, किससे बहाना कर रहे हो, अपने आप रेसिंग में पीछे रह जाओगे। इसलिए बच्चों सिंसियर हो जाओ और अभी से भी जो भी तुम्हारा फ्रेंड है उसे भी रास्ता दिखाओ और अपने भी सिंसियर बनो। अगर नहीं साइंस समझ में आ रहा है दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट से कमजोर नहीं होता है, बेकार कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें लो, लेकिन कंटिन्यू रहो बच्चों। कोई एक आसान पॉइंट भी पढ़ोगे, कंटिन्यू नहीं रहोगे तो क्या वो समझ में आएगा। सिर्फ कंटिन्यू रहो, तुम्हें साइंस का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सिर्फ कंटिन्यू रह करके देखो, साइंस का A to Z पॉइंट में समझा दूंगा, ठीक ना। जो भी डाउट है मैं बार बार कर रहा हूं, कमेंट्स करो और जो भी डाउट है वो कुछ पूछो और ईमानदारी से वीडियो को कंप्लीट किया करो बच्चों। ये मैं तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट और जेईई के प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने लेक्चर को तैयार किया है, जेईई और नीट, ठीक ना। तो वो सारे बच्चे इसे स्टेप वाइज स्टेप देखिए, समझिए। फिर कहीं डाउट होता है कमेंट आप कर सकते हैं या कॉल करके टाइम ले लीजिए, किस टाइम में सर मुझे जरा डाउट है इस पॉइंट में, मुझे कोई टाइम दीजिए जिसमें मैं पूछ सकूं। अपने सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। फिर पीडीएफ डाउनलोड होगा, पीडीएफ डिस्कशन होता है, मैं क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं, सिलेक्टिव क्वेश्चन ना। आपके पास टाइम नहीं है 10 बुक्स पढ़ने के लिए तो आप क्या करोगे बच्चों। 10 बुक्स पढ़ने के लिए मैं कहता हूं सिर्फ मेरे कॉपी को कंप्लीट करो, नोटबुक कंप्लीट करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा प्रॉब्लम तुमसे खुद से बनने लगेगा। एक क्वेश्चन अपने आप से करो कि जो कंसेप्ट तुमने पढ़ लिया उससे कोई भी क्वेश्चन तुमसे खुद से बन रहा है या नहीं बन रहा है तो तुम वहां पे, तुम्हें डाउट है, तुम वहां पे तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम कंसेप्ट सही से कंप्लीट नहीं किए हो, उसे कंप्लीट करो, उसके बाद प्रॉब्लम में लगो, आएगा ही समझ में, ग्रांटेड समझ में आएगा। अभी तक का एक्सपीरियंस मैंने यही सब देखा है। बहुत सारे बच्चे जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है वो आगे का टॉपिक आएगा कहां से समझ में। एक सिंपल सी बात है, जनरल नॉलेज की बात है। जैसे तुम सीरियल देखने जाते हो, सीरियल में बताओ कि कोई भी एक रिक्शा वाला भी सीरियल को देखेगा उसे समझ में आ जाए। और ये तो साइंस की बात है। सीरियल में अगर तुम्हारा कला ये छूट जाता है 2-4 एपिसोड तो नेक्स्ट आपको समझ में नहीं आता है। वो सीरियल जनरल नॉलेज की बात है, उसको समझने की किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती। फिर आपका सर साइंस है, साइंस में तो और ज्यादा सिंसियर होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रहिए। मैं गारंटेड करता हूं A to Z पॉइंट में सिखा दूं, सिर्फ अगर कंटिन्यू रहे तब। मेरे अनुसार पीडीएफ को सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। मैं 10 to 20 बुक से प्रॉब्लम को मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस को जेईई और नीट वाले के लिए देता हूं, मैं बोर्ड वाले के भी पीडीएफ दिया जाता है। ऐसा है मेन है आपका जो क्वेश्चन पीडीएफ में दिया जाता है उसको ईमानदारी से बनाइए,
बनेगा। ठीक ना बच्चों? ओके ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।